हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान वन शॉट एफएफ यू बिलोंग टू माय हार्ट का पार्ट सेकेंड है। इसका प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि विंग को लंच कराने के लिए वांग जी पूरे क्लास को ही ट्रीट दे देता है। विंग पहले तो इसके लिए तैयार नहीं होता है, मगर वांग जी किसी तरीके से उसे मना ही लेता है और उसका हाथ पकड़कर कैंटीन एरिया में उसे ले जाता है। तो चलिए अब यहाँ से हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे कैंटीन एरिया में ले आता है, जहां उस पर पहले से ही सब अपना लंच लेकर बैठ चुके थे। म्या म्या वांग जी से कहती है, वांग जी चलो हम अपना लंच कर लें। वांग जी ने कहा, म्या म्या तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे एक सीट पर बिठा देता है और कहता है, हिलना मत यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग जो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था वांग जी का ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देखकर, उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ? नहीं ना, तो फिर टेंशन मत लो। वांग जी अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ विंग को घूरता हुआ वहां से चला जाता है। म्या म्या जिसने अपने और वांग जी की प्लेट में दोनों की फेवरेट डिशेस को सजा कर रख दिया था, वह एक प्लेट वांग जी को पकड़ाती हुई बोलती है, देखो वांग जी, मैंने हमारे लिए दोनों की फेवरेट फूड को ऑर्डर किया है। चलो अब हम अपने फ्रेंड्स के पास चलते हैं। वांग जी ने म्या म्या की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, म्या म्या तुम चलो लेकर, मैं अभी आया। म्या म्या ने नाराज होते हुए कहा, मगर तुम कहाँ जा रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं अभी आया, तुम अपना फूड एंजॉय करो, मैं विंग को देख कर आ रहा हूँ। सबने एक साथ कहा, विंग को? वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी ने कहा, क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सॉन्गलैन बोल पड़ा, तुमने विंग का नाम लिया है। वांग जी ने कहा, ओह, तो इस बात से तुम हैरान हो? मैंने बस उसका नाम इसलिए लिया है क्योंकि हम कैंटीन एरिया में हैं और यहाँ और भी क्लास और फैकल्टीज के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता हूँ। ओके, अब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया है ना, तो मैं जा रहा हूँ। म्या म्या तुम अपना फूड एंजॉय करो, मैं अभी तुम्हें आकर ज्वाइन करता हूँ। म्या म्या ने कहा, ओके, पर तुम जल्दी आना। वांग जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वहां से फूड स्टॉल की तरफ मुड़ गया। वहां से उसने विंग के लिए प्लेट लिया जिसमें उसने वो सारे फूड्स ले रखे थे जो उसकी नज़र में बहुत टेस्टी थे और महंगे भी थे। विंग अपनी सीट पर बैठा था। कुछ सेकंड के बाद उसे लगने लगा कि उसे भी अपने लिए लंच ले लेना चाहिए, तो वह अपनी जगह से उठने लगा, मगर तब तक वांग जी वहां आ चुका था। उसने कहा, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ, तो इसे पकड़ो और ये सब कुछ तुम्हें खाना ही पड़ेगा। विंग ने अपनी गर्दन हिला दी और वहां आकर बैठ गया। वांग जी ने उसकी प्लेट उसे दे दी और खाने को कहा। विंग ने कहा, थैंक्स वांग जी, मुझे अपनी खुशी में शामिल करने के लिए। विंग ने जिस तरीके से पोलाइटली और सॉफ्ट वे में वांग जी से बातें की थी, वांग जी को बहुत अच्छा लगा, मगर उसने अपने फेस पर उसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने कहा, ओके, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो अब खाना शुरू करो, और मैं यहाँ देर तक नहीं रुक सकता हूँ, म्या म्या मेरा वेट कर रही होगी। वी मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? वांग जी विंग की इस बात से थोड़ा सा नर्वस हो गया। उसने कहा, मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ ताकि तुम्हें खाते हुए देख सकूं, नहीं तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम चले गए तो। विंग ने कहा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता वांग जी, मैं नहीं जाऊंगा। ओके, देखो अब मैं कर रहा हूँ। इतना कहने के साथ ही विंग ने लंच करना शुरू कर दिया। वांग जी ने कहा, ओके, तो अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अपना सारा लंच फिनिश करना है, भूलना मत। इतना कहकर वांग जी वहां से चला गया, मगर आज उसके मन में बहुत सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसा उससे अपनी लाइफ में कभी भी फील नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। खुद पर उसे प्राउड हो रहा था। उधर विंग वांग जी का ऐसा टेंशन पाकर मानो अलग ही दुनिया की सैर कर रहा था। ये पल आज उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी का पल था।
उसने जब से अपने माँ बाप को खोया था तब से लेकर आज तक बस स्ट्रगल ही देखा है अपनी लाइफ में। उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे थोड़ी पल की खुशी फील करा सके। पहली बार जब उसने वांगजी को देखा था तो उसे लगा था कि उसकी दुनिया मानो वही थम सी गई हो। उसे पहली बार ये लगा था कि इस वर्ल्ड में सरवाइव ही नहीं करना है बल्कि अपनी लाइफ को जीना है, और वो भी वांगजी के साथ। वांगजी के चार्म में खोता जा रहा था। उसे पहले से ही इस बात का रियलाइजेशन था कि वो जो कुछ चाहता है वो उसे कभी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वांगजी ना तो उसकी तरह गे है और ना ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बल्कि वो प्रिंस है, लैन फैमिली का सेकंड प्रिंस। और लैन फैमिली का पावर वर्ल्ड फेमस था। मगर इन सब के बावजूद विंग अपने दिल के किसी कोने में अपने प्यार को जिंदा रखा था, यह जानने के बावजूद कि जिस शख्स को वो अपनी लाइफ की हैप्पीनेस समझता है वही उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। मगर आज वो बहुत खुश है, बहुत खुश, क्योंकि बीते कुछ दिनों से उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वांगजी से उसे अटेंशन मिल रही है। और आज आज तो वांगजी उसके साथ लंच कर रहा है, और ये खुशी की बात उसके लिए बहुत ही बड़ी थी। लंच फिनिश करने के बाद सभी स्टूडेंट फिर से अपने स्टडी में बिजी हो गए। सब वैसे ही चल रहा था, मगर विंग की लाइफ धीरे धीरे चेंज सी हो रही थी। मगर विंग को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था। वांगजी ने अपना एटीट्यूड तो नहीं बदला था, मगर उसकी फ्रेंड सर्किल विंग से थोड़ा क्लोज हो रही थी। सॉन्ग लैन और साओ सिंचन तो विंग के जैसे बेस्ट फ्रेंड ही बन गए थे जैसे वो वांगजी के साथ थे। वेंस ब्रदर भी विंग के साथ अब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, सिवाय म्या और वांगजी के। बल्कि म्या तो वेन चाओ, सॉन्ग लैन और साओ सिंचन पर गुस्सा होती थी। वह अब भी विंग को मिस्टर पुअर ही कहती थी, मगर विंग अब पहले जैसा ना तो साइलेंट रहता था और ना ही एरोगेंटली रिप्लाई करता था। बस वही से नॉर्मल लेता था। और वांगजी तो अलग ही बिहेव करता था। वह दिखाता था कि वह विंग से बहुत ज्यादा चिढ़ता है, नफरत करता है, मगर असल में इन सारी चेंजेस के पीछे उसी का हाथ था। उसने विंग को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कि विंग उसके फ्रेंड्स के करीब आए। अब तो विंग का लंच कैंटीन में ही होने लगा था, मगर विंग का बिल उसके क्लासमेट पे करते थे। इसकी भी वजह वांगजी था। आज वांगजी सॉन्गलैन के पास गया। उसने कहा, सॉन्गलैन, मैं और म्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, तो मेरे इस नोट्स को तुम कंप्लीट कर देना, और देखो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सॉन्गलैन ने वांगजी पर चिल्लाते हुए कहा, वांगजी ये क्या है? एक तो अब 1 मंथ बाद हमारे एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, और तुम्हें इस समय रोमांस सूझ रहा है? क्या तुम भूल गए हो कि तुम टॉप करते हो, मैं नहीं? और अगर तुम्हारी स्टडी यूं ही चलती रही तो इस बार तुम टॉप नहीं कर पाओगे। वांगजी ने सॉन्गलैन की तरफ घूरते हुए कहा, सॉन्गलैन, याद रखना, मेरे नोट्स बनाते समय कोई भी मिस्टेक मत करना। मगर वांगजी, सॉन्गलैन ने जैसे ही कहा, वांगजी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के साथ वह म्या का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। विंग भी वहीं बैठा था। वह भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसे लगता था कि वांगजी अपने स्टडी पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है। मगर वो ये भी जानता था कि वांगजी स्टडी करे या ना करे, उसके करियर पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस हाथ को फील करते ही विंग पीछे देखता है, जहां सॉन्गलैन था। सॉन्गलैन जो अपनी पपी आई से विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज विंग, कर दे नाना, नहीं तो वो वांगजी मुझे चैन से जीने नहीं देगा। सॉन्गलैन ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा भी एग्जाम है, मुझे अपने साथ उसका भी नोट्स बनाना पड़ रहा है। अब तो हद ही हो गई है। अब तो क्लासेस भी कुछ दिनों के बाद ओवर हो जाएंगे। तुम अपने फ्रेंड को मना नहीं कर पाते हो और खुद उसका काम भी नहीं करते हो, और सब मुझे लाकर पकड़ा देते हो। तभी वेंचाओ वहां आ जाता है। उसने कहा, विंग प्लीज कर दो ना। विंग ने वेंचाओ की तरफ चिल्लाते हुए कहा, तुम चुप रहो, इन सब की शुरुआत तो तुम ही ने की थी ना। वेंचाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे गलती से हो गई थी। वो तो उस दिन वांगजी ने ऐसे ही मुझसे कह दिया था कि मैं उसका काम कर दूं, बदले में वो मुझे ट्रीट देगा। मैंने बगैर सोचे समझे ही हाँ कर दिया।
मगर मेरी समझ से तो वो बाहर ही था ना। बाहर था तो पहले ही मना कर देते, मुझे परेशान क्यों किया? विंग ने गुस्साते हुए कहा। तो क्या करता? तुम दोनों की तरह मैं टॉपर थोड़ी ही हूँ, किसी तरह बस पास हो जाता हूँ। मगर उस दिन मेरी मत मारी गई थी, मैंने हाँ कर दी। वो तो थैंक गॉड सही समय पर मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुमने मेरी हेल्प करी और हाँ, मैंने तुम्हारी हेल्प की। विंग ने गुस्से में बोला और फिर कहा, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें ट्रीट नहीं दी थी? वेन चाओ ने कहा, ओह, तो तुमने मुझे ट्रीट दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो आलसी वांगजी तुम में से किसी न किसी को अपना वर्क पकड़ा देता है और तुम वह मेरे पास लाकर मुझे जबरदस्ती पकड़ा देते हो। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हो और सारा काम करवाते हो और जबरदस्ती लंच भी करवाते हो। मुझे तो लगता है मैं लंच के लिए ही तुम्हारा काम करता हूँ। अब ले जाओ, आज के बाद से मैं ये सब नहीं करूँगा। अब तो कुछ ही दिनों के बाद एग्जाम भी है ना, अब तो उसे अपना वर्क करना खुद ही शुरू कर देना चाहिए। तभी साओ सिंचैन आ गया। साओ सिंचैन ने कहा, विंग जाने दो ना, बस कुछ ही दिन तो क्लासेस चलेंगी ना, कर दो ना। विंग ने साओ सिंचैन को घूर कर देखा और कहा, साओ सिंचैन तुम भी? साओ सिंचैन ने कहा, गाइस चलो, आज कैंटीन में एक स्पेशल डिश आई है, हम वही खाएंगे। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। साओ सिंचैन ने कहा, प्लीज विंग, और वैसे भी हम तुम पर एहसान तो कर नहीं रहे हैं, तुम हमारा वर्क करते हो तो हमें इतना करना ही है। पर मैं आज नहीं करूंगा कोई भी वर्क। सॉन्गलैन ने अपना पपी फेस विंग को दिखाते हुए कहा, प्लीज विंग कर दो ना। विंग जो सॉन्गलैन की बातों पर पिघल गया था, उसने कहा, ओके चलो। तभी वेनिंग और नी हुसैन भी वहां आ जाते हैं। दोनों की भी अब विंग से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। वेनिंग ने कहा, विंग देखो, तुम उनका काम फ्री में तो कर नहीं रहे हो, वो तुम्हें इसके लिए लंच कराते हैं। अगर किसी दिन तुम उनका कोई काम नहीं करे तो लंच भी मत करना। अब चलो ना, ज्यादा मत सोचो। इतना कहने के साथ ही वेनिंग विंग का हाथ पकड़कर कैंटीन एरिया की तरफ ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे सॉन्गलैन, नी हुसैन, वेन चाओ सब चले गए। तभी विंग की नजर कैंटीन में बैठे वांग जी और मैम्या की तरफ गई, जो एक दूसरे से लवी डबी हो रहे थे। विंग ने अपने मन में कहा, इस कोल्ड लैंड को अपना काम दूसरों से करवाना है और खुद एंजॉय करना है, मगर वह कुछ भी नहीं कहता है और अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह जाकर बैठ जाता है। मगर उससे इस बात का पता नहीं था कि वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी ने स्माइल की और खुद में बड़बड़ाया, आई होप मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर पाया। अब दिन ऐसे ही जाने लगे थे। एक दिन वेन चाओ ने कहा, चलो हम बार में चलते हैं और आज की परफॉर्मेंस देखेंगे। वेन चाओ का ये कहना ही था कि वांग जी की नजरें अपने फ्रेंड से बातें कर रहे विंग पर पड़ गईं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को डांस करते हुए इमेजिन कर उसका मन एक पेन से भर गया। उसने अनमने ढंग से कहा, ओके चलते हैं। रात का वक्त था, सभी बार में ड्रिंक कर रहे थे, मगर वांग जी की नज़र विंग पर थी, जिसके चेहरे पर मास्क था और वह लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहा था। तभी फिर डांस की अनाउंसमेंट हुई और थोड़ी देर बाद ही विंग अपने को लड़की के गेटअप में तैयार कर स्टेज पर परफॉर्म करने लगा। फिर सब कुछ वैसे ही था। सबकी गंदी नज़र विंग से टकरा रही थी, जो वांग जी को बेचैन कर रही थी। डांस खत्म हो गया। वांग जी के फ्रेंड्स वहां से चले गए। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे चलने लगा। तभी देखता है कि वो रेस्टोरेंट के मालिक से कुछ कह रहा था। रेस्टोरेंट का मालिक उस पर भड़क रहा था, मगर विंग थोड़ी देर बाद ही वहां से बगैर कुछ खाए निकल गया। आज उसने कोई काम भी नहीं किया। वांग जी को रहा नहीं जा रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। उसने थोड़ा देर वेट किया। जब उसे लगा कि वहां से विंग अब दूर जा चुका होगा, तो वह उस रेस्टोरेंट में गया। वहां के ओनर को बुलवाया और कहा, अभी जो लड़का यहाँ से गया है, तुम्हारी उससे क्या बात हो रही थी? ओनर को वांग जी का डार्क ऑरा डरा गया था, मगर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, वो मेरे और मेरे एम्प्लॉय के बीच की बात हो रही थी, मैं आपको क्यों बताऊं? वांग जी ने गुस्से में चीखते हुए कहा, अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाए तो मेरी बात का जवाब दो। ओनर ने फिर हिम्मत जुटाई और कहा, आप मुझे धमका रहे हो, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा।
वांग जी ने कहा ओके, मैं खुद ही पुलिस को यहाँ कॉल करके बुलाता हूँ। तभी वहां पर एक और पर्सन आ जाता है जो ओनर का भाई था। उसने जब देखा कि उसका भाई जिससे आर्ग्यू कर रहा है वह लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ है, यानी उसका बॉस, तो वह हड़बड़ा गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और उसे बू किया और कहा, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम कौन हो? उस पर्सन ने कहा, मैं इनका ब्रदर हूँ और आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। वांग जी ने कहा, ओह, तो फिर अपने ब्रदर से कहो कि मैं जो कह रहा हूँ उसका आंसर दे। उसने कहा, यस बॉस। इतना कहने के साथ ही वह अपने भाई को खींचकर वहां से ले गया और कुछ सेकंड दोनों में बातें हुई। फिर दोनों वापस आ गए और उस पर्सन ने कहा, ओके सर, आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी कुछ पूछना है, आपको जो भी कुछ पूछना है मेरा भाई जवाब देना, मेरा भाई सबका सही सही जवाब देगा। वांग जी ने कहा, तो बताओ मैंने जो भी पूछा था। रेस्टोरेंट का मालिक बोला, वो लड़का। वांग जी ने कहा, रिस्पेक्ट से बोलो, ओके मिस्टर विंग। ओनर ने, मिस्टर विंग यहाँ पर नाइट शिफ्ट नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अब से वो यहाँ पर दिन में काम करना चाहते हैं क्योंकि उनके एग्जाम्स आने वाले हैं और वो अपने बार का काम भी छोड़ चुके हैं। वांग जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई यह सुनते ही कि उसने बार का काम छोड़ दिया है। उसने कहा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुमने क्या कहा? ओनर ने कहा, मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एम्प्लॉय की कमी है, मैं दिन में उन्हें रख सकता हूँ मगर सैलरी उतनी ही मिलेगी जो नाइट शिफ्ट में मिलती थी, मगर काम उन्हें पूरे दिन करने पड़ेंगे। वांग जी ने जब ये सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें अभी सबक सिखाऊं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए। क्या तुम्हें नहीं पता है कि कोई भी काम तभी सक्सेस होता है जब वहां के एम्प्लॉय खुश रहें और अपना 100% दें। इस तरह से तुम कभी भी अपना बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चला पाओगे। अपने एम्प्लॉय को उनका जेन्युइन पेमेंट करना चाहिए जिससे वो खुश रहें और अपना वर्क अच्छे से करें। बहरहाल मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तुमसे बस ये कहना है कि तुम मिस्टर विंग को यहाँ पर जॉब करने के लिए रखोगे। टाइम उतना ही होगा जितना नाइट में वो करते हैं। पेमेंट मैं दूंगा जो कि अधिक होगा और तुम्हें ये मैनेज करना है कि उन 2 घंटों में तुम्हें उन्हें ऐसा वर्क देना होगा कि उन्हें अपने वर्क और सैलरी में बैलेंस लगे। ओके, एक बात और, मैं यहाँ आया था, उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा, उनकी यहाँ पर अब कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए और उन्हें अभी मेरे सामने कॉल करो। ओनर ने विंग को कॉल किया। विंग जो बहुत अपसेट लग रहा था, जब उसे ओनर का कॉल आया तो ओनर ने कहा, आपकी जॉब नहीं गई है, आप मॉर्निंग में यहाँ आ सकते हैं। यह सुनकर विंग हैप्पी हो गया, जो उसकी आवाज़ से ही लग रहा था। उसने कहा, ओके। चूंकि वांग जी ने ओनर को कॉल स्पीकर पर रखने के लिए कह दिया था, इसलिए उसे भी विंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विंग ने जब अपना कॉल कट कर दिया तो वांग जी भी अपने मेंशन वापस चला गया। दूसरे दिन विंग क्लास में नहीं आया था। उसने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले रखी थी। वांग जी को कल ही पता चल गया था कि अब विंग सीधे एग्जाम देने ही आएगा। वांग जी के साथ सारे स्टूडेंट्स भी अपने एग्जाम प्रिपरेशन में लग गए थे। फाइनली विंग बहुत ही खुश था क्योंकि एक तो उसे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं पड़ रहा था और सैलरी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वह अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पा रहा था। साथ ही साथ अपने लिए उसने कुछ अच्छे कपड़े भी खरीद लिए थे। साथ ही टेंशन कम होने की वजह से और टाइम से खाने पीने पर ध्यान देने की वजह से वह थोड़ा हेल्दी हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इधर अब फाइनल एग्ज़ाम आ जाते हैं। सभी लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं। वांग जी जो म्या के साथ पहले ही पहुंच गया था, अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। सब पहुंच गए थे मगर विंग नहीं आया था। थोड़ी देर बाद ही विंग अपनी यूनिवर्सिटी के गेट पर आ गया था। उसने अपनी बाइसिकल को स्टैंड में रखने के बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी में मेन डोर की तरफ बढ़ता है, सभी की नज़र विंग पर आकर ठहर गई थी। यहाँ तक कि वांग जी भी बिना पलक झपकाए विंग को देखने लगा था। म्या जो वांग जी के बगल में खड़ी थी, वांग जी का हाथ हिलाते हुए कहा, वांग जी वो देखो मिस्टर पुअर ही है ना। वांग लैन की नज़र विंग पर पड़ी तो वह चिल्ला ही पड़ा। वह उसके पास आया और उसके चारों तरफ घूमकर उसे देखने लगा।
उसने कहा, विंग ये क्या, ये तो सचमुच तुम ही हो ना? तुम्हें देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये तुम हो। तुम कितने बदल गए हो विंग, कितने हैंडसम लग रहे हो। मगर तुम्हारा फेस तो कितना प्रिटी लग रहा है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सॉन्गलैन, काफी दिनों बाद मुझे देखा है ना, इसलिए। सॉन्गलैन ने कहा, नहीं सच में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। विंग ने कहा, ओके तो मैं मान लेता हूँ, अब चलें, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सॉन्गलैन ने कहा, ओके चलते हैं। तभी विंग वांगजी को देखता है। उसे वांगजी को इतने दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी के पास गया और म्याम्या की तरफ देखकर कहा, गुड मॉर्निंग म्याम्या। म्याम्या ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे गुड मॉर्निंग की कोई जरूरत नहीं है। विंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्माइली फेस के साथ कहा, ओके कोई बात नहीं, मैं वांगजी को कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग वांगजी। वांगजी ने अपना फेस एक्सप्रेशन लेसी बना कर रखा था। उसने कहा, डिस्गस्टिंग। विंग की स्माइल और भी बड़ी हो गई। वांगजी ने पहली बार विंग की वो बड़ी सी स्माइल देखी थी। उसने अपने मन में कहा, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ये स्माइल हमेशा के लिए बनी रहेगी। म्याम्या वांगजी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, चलो हम क्लास में चलते हैं। इसके बाद वो सभी क्लास की तरफ चले गए। इसी तरह उनके एग्जाम्स बीतने लगे थे। विंग अब वांगजी से बातें करने की कोशिश करने लगा था, मगर वांगजी हर बार उसे इग्नोर कर चला जाता था। मगर इस बीच वेन चाओ और विंग के बीच फ्रेंडशिप की शुरुआत हो गई थी। वेन चाओ विंग के करीब रहने की कोशिश करने लगा था। उनके एग्जाम्स अब खत्म हो गए थे और प्रॉम नाइट की बारी थी। सभी को कपल की तरह पार्टी अटेंड करना था। विंग का बहुत मन था कि वो वांगजी के साथ पार्टी अटेंड करे, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी वांगजी से ये कहने की। मगर वेन चाओ ने उसे पूछ लिया। विंग, जिसका जाने का मन तो नहीं था, मगर फिर भी उसे वांगजी को देखना था, क्योंकि वह जानता था कि आज की रात के बाद से वांगजी को देख पाना उसके लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अब तो वांगजी लाइन कारपोरेशन के सीईओ के रूप में दिखेगा, जिस तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए वह आज की रात को यूं ही नहीं खोना चाहता था। वह वेन चाओ के साथ पार्टी में चला आया। पार्टी चल रही थी। वांगजी म्याम्या के साथ डांस कर रहा था, जिसे देखकर विंग को थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगा, मगर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वह बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। वांगजी का ब्यूटीफुल फेस, उसकी शांत सी गहरी आंखें, पिंक लिप्स, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे कोई हेवनली ब्यूटी उसके सामने खड़ी हो, और उसे विंग अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा कर रख लेना चाहता था। तभी वेन चाओ विंग के बगल में आता है और कहता है, विंग चलो हम ड्रिंक करते हैं। विंग मना कर देता है और कहता है, वेन चाओ मैं कुछ भी नहीं पी सकता हूँ, मेरा गला खराब हो गया है। ड्रिंक्स की वजह से मेरे गले का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। वेन चाओ ने कहा, ओके कोई बात नहीं, मगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, मगर इस बात को मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ। विंग ने कहा, ओके तो फिर कहाँ कहोगे, बाहर चलें? वेन चाओ ने कहा, बाहर चलें। विंग ने एक नज़र वांगजी पर डाली और कहा, ओके बाहर चलते हैं, और फिर वहां उसके साथ बाहर की तरफ जाने लगा। तभी वांगजी भी विंग की तरफ देखता है और म्याम्या से कहता है, म्याम्या मुझे एक कॉल करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। म्याम्या ने थोड़ा ड्रिंक कर लिया था। उसने कहा, ओके हनी जल्दी आना। इतना कहने के साथ वह अपने डांस को करने लगी। वांगजी ने विंग को बाहर जाते हुए देखा था। वह विंग के पास जाना चाहता था कि उससे पहले ही वेन चाओ ने विंग को अपनी कार में बिठा लिया और उसे लेकर वहां से निकल गया। वांगजी ने जब ये देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया था वेन चाओ पर। उसने कहा, मुझे विंग के घर के डॉक्यूमेंट्स आज ही उसे देने होंगे, क्योंकि मैं कल यूएसए जा रहा हूँ। मुझे विंग का फ्यूचर प्लान भी नहीं पता है। क्या पता वो यहाँ रहेगा या कहीं और जाएगा, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और क्या पता मुझे कभी पता ही ना चले, तो मुझे आज ही उसे ये डॉक्यूमेंट देने ही होंगे। मुझे वेन चाओ की कार को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज विंग से मिलना भी जरूरी है। यह कहकर वांगजी वेन चाओ की कार को फॉलो करने लगता है। तभी सॉन्गलैन और साओ सिनचेन भी आते हैं। वो दोनों वांगजी की कार को फॉलो करने लगते हैं। साओ सिनचेन कहता है, वांगजी को हम कॉल नहीं कर सकते हैं क्या? सॉन्गलैन ने कहा, नहीं कर सकते हैं,
क्या तुमने म्या से नहीं सुना कि कल वांगजी यूएस जा रहा है और काफी लंबे समय के लिए जा रहा है? मुझे मेरा बिजनेस प्रपोजल आज ही वांगजी को दिखाना है। अभी पूरी रात पड़ी है, मगर समझ ही नहीं आ रहा है कि वांगजी कहाँ जा रहा है। मैंने सोचा था कि मिड नाइट में जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो मैं उससे बातें कर लूंगा, मगर अब देखो ना, वह कहाँ जा रहा है। पार्टी एंजॉय भी नहीं कर रहा है और ना हमें करने दे रहा है। साहु सिंह चैन ने कहा, मगर क्या वह इससे नाराज नहीं होगा? सॉन्गमैन ने हंसते हुए कहा, उसकी एक खासियत के बारे में तुम नहीं जानते हो क्या? वह कितना वर्कोहॉलिक है। अगर काम की बात हो तो वह अपने दुश्मनों को भी मना नहीं करता है। हम तो फिर भी उसके अच्छे फ्रेंड है ना। साहु सिंह चैन ने कहा, ओह ये तो है। इधर वेन चाओ की कार शहर से बाहर आ चुकी थी। विंग को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने कहा, वेन चाओ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वेन चाओ ने कहा, कहीं नहीं, बस अपने एक न्यू फार्म हाउस पर, क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज है। विंग जो वेन चाओ पर विश्वास करता था, उसने कहा, इधर का एरिया पूरा फॉरेस्ट लग रहा है ना वेन चाओ? वेन चाओ ने विंग को अपनी बातों में ही उलझाना ठीक समझा। उसने कहा, हाँ, और तुम्हें पता है सिटी के बीच से जो रिवर बहती है वह इस फॉरेस्ट के बीचों बीच से होकर गुजरती है। नाइट में तो ये व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। विंग ने कहा, ओके, मुझे जरूर दिखाना। वेन चाओ ने कहा, क्यों नहीं। तभी वेन चाओ की कार एक मेंशन जैसे फार्म हाउस के पास आकर रुक जाती है। वेन चाओ विंग को लेकर उस मेंशन के अंदर चला जाता है। विंग ने वेन चाओ से पूछा, वेन चाओ कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज और तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है? वेन चाओ विंग के करीब आया और उसके कमर पर अपना हाथ रखा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सरप्राइज तो अभी मिल जाएगा, मगर क्या बात है मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। इतना कहने के बाद ही वेन चाओ से छोड़कर एक बड़े से काउच पर आकर बैठ जाता है। विंग को वेन चाओ की आंखें बहुत अजीब सी फीलिंग दे रही थी। उसका टच विंग को डिस्कस्टिंग फील करा रहा था, मगर खुद को वह अभी तक शांत रखता है। तभी वेन चाओ ने कहा, विंग मुझे अच्छे से पता है तुम कितने पुअर हो और तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हें एक परमानेंट जॉब देता हूँ और यकीन मानो उसमें पैसे भी बहुत आएंगे। विंग ने थोड़ा घबराते हुए कहा, जॉब? कैसा जॉब? वेन चाओ ने एक स्माइल दिया और कहा, प्रोस्टिट्यूशन का। विंग का दिमाग तो मानो अपनी जगह से हिल गया था। वह तुरंत वेन चाओ की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़कर खींच लेता है और 2 पंच उसके चेहरे पर लगा देता है। तभी विंग के दोनों हाथों को वेन जूलियो और वेन सु आकर पकड़ लेते हैं। वेन चाओ विंग के पास जाता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच करता है। विंग तड़प जाता है। वेन चाओ ने कहा, मैं चाहता तो ये पंच तुम्हारे फेस पर लगा सकता था, मगर क्या करूं, तुम्हारा फेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी वेन चाओ ने विंग के बाल गुस्से से पकड़ लिया और कहा, बार में जिस तरीके से तुम पोल डांस करते थे ना, तो अब भी तुम्हारा वही जॉब है। हमारे गेस्ट के सामने पोल डांस करोगे और वो भी बिना कपड़ों के, फुल्ली नेकेड। विंग ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, मैं ये सब नहीं करूंगा। सुना तुमने? मैं ये सब कभी नहीं करूंगा। तभी वेन जूलियो और वेन सु ने विंग का हाथ छोड़ दिया और उसे काउच पर फेंक दिया। वेन सु ने कहा, ब्रदर, इसे इसका काम कराने के लिए हमें पनिशमेंट देनी होगी। वेन चाओ ने कहा, हाँ। इसके बाद वेन चाओ, वेन जूलियो और वेन सु तीनों विंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वेन चाओ ने विंग का बाल पकड़ा और कहा, तुम्हें हमारे बार में पोल डांस नहीं करना है, हमारे स्पेशल गेस्ट के सामने नेकेड होकर पोल डांस करना है, उनका बेड वार्मर बनना है, साथ ही साथ वेंस को भी अपनी बॉडी सर्व करनी है। अब यही तुम्हारी लाइफ होने वाली है, तुम चाहो या ना चाहो। विंग, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, डर की वजह से वह कांप रहा था, मगर फिर भी उसने हिम्मत की और वेन चाओ को खुद से दूर करते हुए कहा, मैं तुम लोगों को अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं। वेन चाओ विंग की बात सुनकर खूब जोर से हंसा और कहा, तो क्या तुम हमसे लड़ोगे? विंग ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैं लड़ूंगा। वेन चाओ ने कहा, वेन जूलियो, देखो, इसे हमसे लड़ना है तो चलो, क्यों ना इसकी इच्छा पूरी कर दें, इसे हमारे बेड पर ले चलो, हम तीनों वहीं पर इससे लड़ेंगे। इतना कहने के साथ ही तीनों भाई विंग की तरफ बढ़ने लगे। विंग, जो समझ गया था कि अब वो तीनों उसके साथ क्या करने वाले हैं, अपनी पूरी ताकत जुटाता है और उनसे लड़ने को तैयार हो जाता है, मगर ये इतना आसान नहीं था। वो तीनों ट्रेंड फाइटर थे
और विंग एक साधारण सा लड़का था। वेन चाओ विंग को फिर वहां से काउच पर उठाकर फेंक देता है और उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। विंग उसे हराने की बहुत कोशिश करता है मगर वह नहीं कर पा रहा था। तभी वेन चाओ विंग के शर्ट को खोने लगता है मगर विंग उसका हाथ हटाता है तो विंग का शर्ट फट जाता है। यह देख विंग और घबरा जाता है मगर फिर भी वह वेन चाओ को किसी तरीके से अपने ऊपर से हटाता है और वहां से दौड़कर बाहर की तरफ भागने लगता है। चूंकि मेंशन में इसमें कोई गार्ड नहीं था इसलिए विंग मेंशन के बाहर आ गया था मगर तभी वेन चाओ विंग जूलियो भी वहां आकर पहुंच जाते हैं। वेन चाओ विंग को अपने शोल्डर पर उठा लेता है। विंग प्रोटेस्ट करता है मगर वेन चाओ की पकड़ से वह छूटने नहीं पाता है। तभी मेंशन के पास एक कार और आकर रुकती है और उस कार में से एक शख्स घबराया हुआ बाहर निकलता है। उसने चिल्लाकर कहा वेन चाओ। वेन चाओ पीछे मुड़ता है तो वह वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है। विंग को वह नीचे उतार देता है मगर अब भी उसे कसकर पकड़ कर ही रखा था। उनका ध्यान अभी वांग जी पर नहीं जाता है, बस वह खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद में लगा था। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे, वांग जी चिल्लाता है। विंग विंग अब जाकर वांग जी को देखता है और जिस पल वह वांग जी को देखता है और जिस पल उसकी नजरें वांग जी से टकराई थी उसकी दुनिया मानो वहीं खत्म सी हो गई थी। उसका हौसला, उसकी उम्मीद, उसके जीने की वजह सब कुछ खत्म हो गई थी। विंग जो कितने भी दुख में था, तकलीफ में था मगर अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट सब बचाकर समेट कर रखा था जो आज खत्म हो गई थी। जिन आंखों में वो अपने लिए प्यार देखना चाहता था, रिस्पेक्ट देखना चाहता था, उन आंखों में आज अपने लिए दया उसे दिख रही थी। विंग को लग रहा था जैसे कि वह उस पल एक साथ 100 मौतें मर रहा हो। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। थोड़ी देर के लिए वह बिल्कुल शांत हो गया था। वांग जी चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? उसके कपड़े क्यों फटे हैं? क्या किया है तुमने उसके साथ? वेन चाओ ने कहा, वांग जी पागल मत बनो। क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसे देखकर, या क्या करने जा रहे हैं? तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। वांग जी दौड़कर वेन चाओ के पास गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम विंग के साथ इतनी घटिया बात करने के बारे में सोच रहे हो? वेन चाओ ने स्माइल किया और कहा, वांग जी तुम नहीं जानते हो कि वो जो बार का पोल डांसर था ना, वो कोई नहीं, यही था। मेरे डैड ने कहा है कि इसे हम अपने यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए रखेंगे जिससे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पाने में मदद मिलेगी। तुम्हें पता है ना बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है। बदले में हम इसे जिंदा रखेंगे। देखो ना, ये हमारी बात ही नहीं मान रहा है। वांग जी का गुस्सा वेन चाओ की बातों से और भड़क गया। उसने विंग को वेन चाओ से छुड़ा लिया और अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम जानते ही क्या हो इसके बारे में? इसकी लाइफ फेल करने पर तुल गए हो। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों भरी लाइफ रही है। खाने तक के लिए कितना स्ट्रगल किया है इसने। बार में काम किया है, रेस्टोरेंट में काम किया, यहाँ तक कि बार में पोल डांस का काम किया है, वो भी लड़कियों की तरह बनकर। इसके बाद जब आज इसे अपनी डिग्री मिलेगी, यह अपनी जॉब करेगा, इसकी लाइफ थोड़ी सुधरने वाली होगी, तो तुम लोग इसकी लाइफ में आकर मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हो? तुम अपने लिए कोई और ढूंढ लो ना, इसे छोड़ दो। क्यों तुम लोग उसकी लाइफ हेल बनाने जा रहे हो? और तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की ना, तो मेरे होते हुए मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इतना सुनना ही था कि वेन जूलियो, वेन सू दोनों विंग को वांग जी के हाथों से खींच लेते हैं। विंग जिसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे अपने होश में आ गया। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इधर वेन चाओ कॉल करके अपने गार्ड्स को बुला लेता है और गार्ड्स वांग जी से फाइट करने लगते हैं। वांग जी भी अच्छा फाइटर था, वह भी लड़ने लगता है। इधर विंग मौका मिलते ही वहां से भागने लगा था। उसे भागते देख वेन चाओ और वेन जूलियो भी उसके पीछे दौड़ते हैं। तब तक वांग जी गार्ड्स को मारकर घायल कर देता है और वह भी विंग की तरफ दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते विंग ब्रिज पर पहुंच जाता है जहां से वह नदी बह रही होती है। वेन चाओ भी वहीं पहुंच जाता है। उसके पीछे वांग जी भी वेन जूलियो और वेंसू से लड़ते हुए वहां पहुंच जाता है। वांग जी वेंसू से लड़ ही रहा होता है। उधर वेन चाओ हंसते हुए कहता है, भागना है भागो। कहाँ तक भागोगे? अब तो बस तुम्हें मौत ही मिलेगी। चलो इधर आओ। विंग जो अब टूट गया था, उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी। क्या वांग जी को शुरू से सब पता था? क्या वांग जी ही उसकी हेल्प करता था?
इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और उन सारी बातों को याद करने लगा जो उसे थोड़े थोड़े अजीब लग रहे थे, और उन सब कड़ियों को जोड़ने लगा। और उसके जहन में बस एक ही चेहरा आया, वांग जी। उसे समझ आ गया था कि कैंटीन में वर्क के बदले लंच कराना वांग जी का काम था। रेस्टोरेंट पर थोड़े से काम के लिए अच्छी सैलरी पाना भी वांग जी का काम था। उसका दिल भर आया। उसने कहा, वांग जी सॉरी, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। सॉरी वांग जी, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। मैं खुद को इस लायक नहीं बना पाया कि मैं तुमसे तुम्हारा प्यार पा सकूं। मैं तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारा प्यार चाहता था, जो शायद इस जन्म में मुझे कभी हासिल नहीं होगा। अलविदा वांग जी, अगर दूसरी लाइफ हुई तो हम फिर मिलेंगे, और प्रॉमिस करता हूँ उस बार तुम्हारा प्यार मैं हासिल करके ही रहूंगा। इतना कहकर वह पीछे जाने लगा। उसे पीछे जाते हुए देख वेन चाओ चिल्लाया, मरना है क्या तुमको विंग? तभी वेन चाओ का चिल्लाना सुनकर वांग जी का ध्यान भी विंग की तरफ गया। वांग जी चिल्लाया और दौड़कर विंग की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह समझते देरी नहीं लगी। उसने कहा, विंग नहीं करना, प्लीज ये मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा विंग, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर पाएगा विंग, प्लीज मुझ पर विश्वास करो, प्लीज ऐसा मत करो विंग, मत करो। मगर विंग कहाँ मानने वाला था। उसने एक बार अपनी भीगी आंखों से वांग जी की तरफ देखा, फिर अपने आंसू पोंछे और नदी में छलांग लगा दी। तभी वांग जी चिल्लाया, नहीं विंग नहीं। ऐसा कहते हुए वह दौड़कर ब्रिज की तरफ जाने लगा। मगर तभी वांग जी के हाथों को दो हाथों ने कसकर पकड़ लिया, और ये हाथ थे सौ सिंचन और सॉन्गलैंड के। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही मिलूंगी। थैंक यू।